चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। 1977 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर किसने मान्यता दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र, आईएलओ या यूएनजीए। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र। इंटरनेशनल वुमेन्स डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च मतलब आज ही के दिन पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस 1908 में न्यूयॉर्क गारमेंट्स वर्कर्स स्ट्राइक से जुड़ा है, जब महिला मजदूरों ने बेटर वेजेस, रिड्यूस्ड वर्किंग आवर और वोटिंग राइट्स के लिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। इस मूवमेंट के कंटिन्यूएशन में 1909 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली बार नेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व किया था, जो वुमेन सेंट्रिक सोशियो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को फॉर्मल बिगनिंग पॉइंट माना जाता है। इस आइडिया को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड किया गया था 1910 के कोपेनहेगन समिट में। इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन सोशलिस्ट लीडर क्लेरा जेटकिन ने कहा कि एक कॉमन डे होना चाहिए वुमेन राइट के सेलिब्रेशन के लिए। इस प्रपोजल के बाद 1911 में यूरोपियन संघ ने, मतलब खासकर यूरोप के देशों ने, उस टाइम यूरोपीय संघ नहीं था तो यूरोप के देशों ने 19 मार्च को पहली बार इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया था। कब? 19 मार्च को। इसके बाद 1922 में 8 मार्च को फॉर्मली वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा, जब वहां के प्रेसिडेंट, उस समय के प्रेसिडेंट व्लादिमीर लेनिन ने इस डे को सेलिब्रेट किया था 8 मार्च को वुमेन्स के इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। और तब से 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे एक फॉर्मल रिकॉग्निशन बन गया सेलिब्रेट करने के लिए। बाद में 1977 में यूनाइटेड नेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए वुमेन राइट्स के लिए। जेंडर इक्वलिटी के ग्लोबल रोडमैप को और मजबूती देने के लिए 1995 में बीजिंग डिक्लेरेशन भी साइन किया गया, जो वुमेन्स की हेल्थ, एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है। साथ ही यह बात करता है कि वायलेंस जो होता है वुमेन्स के अगेंस्ट में, उसको कैसे कम से कम किया जा सके और उसको कैसे रोका जा सके। फ्रेंड्स, 2026 का इंटरनेशनल वुमेन डे का जो थीम है वो है गिव टू गेन। ये आप याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे मिट गया है, गिव टू गेन, जो जो कि वुमेन एम्पावरमेंट और इनकल्सिव ग्रोथ के बारे में बात करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं फ्रेंड्स, उनको नोट डाउन कर लीजिए, आपके काम आएंगे। किसी न किसी प्रकार से एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं। भारत की पहली क्वांटम वैली कहाँ स्थापित की जा रही है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बेंगलुरु, हैदराबाद, अमरावती या पुणे। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अमरावती। भारत की पहली क्वांटम वाली का एस्टेब्लिशमेंट आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में किया जा रहा है, जो देश के एक एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए एक लैंडमार्क इनिशिएटिव माना जा रहा है। इस इनिशिएटिव को इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के थ्रू स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जिसमें टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी और एलएनटी जैसी बड़ी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के रूप में शामिल होने का वादा किया है। यह क्वांटम वैली डायरेक्टली अलाइन करता है भारत के नेशनल क्वांटम मिशन से। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था। कब? अप्रैल में, टू बी पर्टिकुलर। इस नेशनल क्वांटम मिशन के रूप में 6003 करोड़ रुपए का टोटल फाइनेंशियल आउटले रखा गया था, जिसे 2023 से 2031 के बीच खर्च किया जाना है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। किसके लिए? नेशनल क्वांटम मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये जो सिस्टम्स होते हैं फ्रेंड, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं,
और जनरली नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं ताकि क्वांटम कोहेरेंस बनी रहे। गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2026 तक मतलब इसी साल 15 अगस्त तक 100 रियल वर्ल्ड क्वांटम यूज केसेस आइडेंटिफाई करने का भी टारगेट सेट किया है, जिससे इंडस्ट्री एडॉप्शन एक्सलेशन हो। ओवरऑल इस क्वांटम वैली से 500 मिलियन से $1 बिलियन तक के डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने की एक्सपेक्टेशन है, जो भारत के डीप टेक इकोसिस्टम को ग्लोबल मैप पर स्टेब्लिश करेगा। हमने यहाँ पे दो तीन बात जो इंपॉर्टेंट सीखी है फ्रेंड्स। जो पॉइंट्स मैंने आपको नोट कराए हैं वो तो आप नोट कर लीजिए जो आपने नोट किए होंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक तो नेशनल क्वांटम मिशन, फिर क्वांटम वैली पहली भारत की कहाँ, अमरावती में। उसके बाद ये नेशनल क्वांटम मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2023 में। कब से कब तक है, 2023 से 2031 तक। कितना पैसा है, 6,003 करोड़ रुपए। और उसका फोकस होगा कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मटेरियल्स पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 जीबी दीदी पहल कहाँ शुरू की गई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पलामू, सिमलीपाल, बांदीपुर या कान्हा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पलामू। 1 जीबी दीदी इनिशिएटिव जो है वह झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है, जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वुमेन एम्पावरमेंट का एक इंटीग्रेटेड मॉडल पेश करता है। यह जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, यह 17 जो विलेजेस हैं आइडेंटिफाइड किए गए हैं उनमें किया जाएगा, जिसमें हर विलेज से 18 एजुकेटेड जो महिलाएं होंगी उनको सिलेक्ट करके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और अवेयरनेस एक्टिविटीज के लिए ट्रेन किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन जो होगा फ्रेंड्स, वह गुरु गारू रेंज होगा, जो कि पलामू टाइगर रिजर्व के साउथ डिवीजन में आता है। वुमेन को जो सिलेक्ट की जाएंगी उनको उनकी मेहनत के लिए और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए प्रति माह 3,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। और यह जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, यह 2 माह के लिए चलेगा। हमने यहाँ पे बात की है फ्रेंड्स पलामू टाइगर रिजर्व की। आपको पता है क्या ये कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया था 1973 में। और फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? ये तो पता है आपको, झारखंड में। पर झारखंड के किस जिले में? तो वो है लातेहार जिले में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पीएम योगी पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन कौन आमंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, WHO, ICCR या आयुष मंत्रालय। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने नेशनली और इंटरनेशनली योगा प्रमोशन में एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेशल अवार्ड अनाउंस किया है, जिसे हम पीएम अवार्ड फॉर योगा कहते हैं। इस अवार्ड में 25 लाख कैश प्राइज दिया जाएगा फ्रेंड्स, एक ट्रॉफी दी जाएगी और एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दिया जाएगा, जिससे कि रिसिपिएंट को क्रेडिबिलिटी मिल सके। अवार्ड सेरेमनी की जो टाइमिंग है फ्रेंड, वो स्ट्रेटेजिकली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को रखी गई है। ये आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है फ्रेंड्स, वो 21 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि आपको कम से कम 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए योगा में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्सरसाइज कलारी रीफ कहाँ आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अंडमान, लक्षद्वीप, गुजरात या विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप। एक्सरसाइज कलारी रीफ को लक्षद्वीप और मिनिकॉय आर्किपेलगो के अक्रॉस कंडक्ट किया गया है, जो भारत के आइलैंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की लीडरशिप भारतीय एयरफोर्स के सदर्न एयर कमांड ने किया है। अच्छा, आपको पता है कि भारतीय एयरफोर्स के सदर्न एयर कमांड के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो वो है त्रिवुन्नाथपुरम में। एक्सरसाइज में आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन की पार्टिसिपेशन के साथ साथ भारतीय कोस्ट गार्ड के शिप भी शामिल थे। और आपको पता है कि इसमें डोर्नियर 228 का डिप्लॉयमेंट भी शामिल था। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। किस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत सर्वश्रेष्ठ प्रस्थान हवाई अड्डा पुरस्कार हाल ही में जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद।
इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मुंबई। मुंबई में मुंबई का श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर एयरपोर्ट अवार्ड 2025 हाल ही में जीता है, जो एयरपोर्ट पैसेंजर एक्सपीरियंस की फील्ड में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। फ्रेंड्स, यह अवार्ड जो है वह एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? आप ये लिख लीजिए, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, जो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्किंग के लिए एक ग्लोबल एपेक्स बॉडी है। यह अवार्ड की कैटेगरी में उन एयरपोर्ट्स को दिया जाता है जो 40 मिलियन से अधिक, मतलब 4 करोड़ से अधिक पैसेंजर्स को एनुअली हैंडल करते हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कैलेंडर ईयर 2024 के दौरान 5 करोड़ से 5.5 करोड़ से अधिक पैसेंजर्स को हैंडल किया, जिसके साथ ये दुनिया का बिजिएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केरल के लिए संघ मंत्रिमंडल ने कौन सा नया नाम स्वीकृत किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, केरलम, चेरालम, मलाबार या त्रावणकोर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स केरलम। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने फरवरी 2026 में केरला स्टेट के ऑफिशियल नेम चेंज प्रपोजल को अप्रूव किया है, जिसमें स्टेट का नाम केरला से केरलम करने की रिकमेंडेशन दिया गया था। यह अप्रूवल फ्रेंड्स जून 2024 में केरला लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था उसके बाद दिया गया है। किसी भी स्टेट का नाम चेंज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाता है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 3 जो है वो फॉर्मेशन और अल्टरकेशन ऑफ स्टेट से डील करता है। इसमें फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना होता है, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की ऑफिशियल लिस्ट कंटेन करता है। इस प्रोसेस के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की राष्ट्रपति का रोल क्रिटिकल होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के फॉर्मल व्यूज सी करना मैंडेटरी होता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो फ्रेंड्स, तो केरला का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के अंदर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में 8 और उद्योग का सूचना कितने प्रतिशत बढ़ा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2.8%, 3.1%, 4.4% या 4.7%। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 4%। इंडियन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ने जनवरी 2026 में 4% ग्रोथ रिकॉर्ड की है, जो जनवरी 2025 के कंपैरिजन में कैलकुलेट की गई थी। यह डाटा 20 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है। इसके साथ ही दिसंबर 2025 के ग्रोथ फिगर्स को रिवाइज करके 4.7% किया गया है। फ्रेंड्स, देखा जाए तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में सीमेंट सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि 10.7% की ग्रोथ से बढ़ा है। इसके बाद नंबर आया है स्टील सेक्टर का, जो 9.9% की ग्रोथ से बढ़ा है। बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो 3.8% की ग्रोथ से बढ़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन बनी है? मैं ऑस्ट्रेलियाई महिला की बात कर रहा हूँ। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मैन मैगलेनिन, एलिसा हेली, बेथ मूनी या एलिस पेरी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स एलिस पेरी। फ्रेंड्स, एलिस पेरी ने फरवरी 2026 को इंटरनेशनल क्रिकेट में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है, जब वो 350 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बनी है। यह अचीवमेंट उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान ओवल में हासिल की है। पेरी ने अपना जो इंटरनेशनल डेब्यू किया था फ्रेंड्स, वो जुलाई 2007 में किया था, 16 साल की उम्र में। वो फुटबॉल की भी एक माहिर खिलाड़ी हैं और उन्होंने फीफा 2011 में पार्टिसिपेट भी किया था। उन्होंने आज तक 8 आईसीसी वर्ल्ड टाइटल्स जीते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, रामबिल्ली, नोएडा, सूरत या जयपुर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, रामबिल्ली। लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री जो है वह आंध्र प्रदेश के अन्नाकपल्ली डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल रखा गया है और जिसमें 8,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की बात कही गई है। फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी की प्लांट आउटलेट प्रोडक्शन कैपेसिटी 16 गीगावाट रखी गई है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज के लिए लार्ज स्केल डोमेस्टिक सप्लाई इंश्योर करेगी। एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो इस गीगा फैक्ट्री से लगभग 3,000 डायरेक्ट जॉब जनरेट होने की संभावना है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था फरवरी 2026 में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सुजी बेट्स, एलिस पेरी, मिताली राज या हरमनप्रीत कौर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने फरवरी 2026 में वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है जब उन्होंने मोस्ट कैप प्लेयर बन गई हैं। यह माइलस्टोन 19 फरवरी 2026 को हासिल किया उन्होंने जब उन्होंने अपना 356वां इंटरनेशनल मैच खेला है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा में खेले गए मैच के दौरान यह रिकॉर्ड रजिस्टर किया है, जिसके साथ उन्होंने स्विस बेट्स के रिकॉर्ड को सरपास किया है। तो हरमनप्रीत कौर ने कितने मैचेस खेले? कुल 356। इसमें से 189 टी20 मैचेस हैं, 161 वनडे इंटरनेशनल हैं और 6 टेस्ट में शामिल हैं। उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू जो किया था फ्रेंड्स, वो 2009 में किया था और वो 8,000 से अधिक इंटरनेशनल रन बना चुकी हैं। बैटिंग अचीवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है जो फ्रेंड्स, वो है 171 नॉट आउट, जो 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। फ्रेंड्स, उनको अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 2017 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2026 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के लिए अपना प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, चौथी विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पणजी, कोची, चेन्नई या विशाखापट्टनम। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, अपनी तुलना किसी और से ना करें, आप खुद में बेमिसाल हैं। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। आज का सेशन हमको आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, एवं अगर आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।